बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 8 अगस्त सुबह 8:10 डॉक्टर मधु रोज की तरह ही अपने घर से बाहर निकल जाती हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टर मधु बचपन से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थी और वो हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से कहती थी कि वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनेंगी, एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी और लोगों की सेवा करेंगी। उनका ये सपना ऑलमोस्ट पूरा हो ही गया था। वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी। इसके साथ साथ वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज से चेस्ट मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। रात करीब 10:30 बजे डॉक्टर मधु कुछ और डॉक्टर्स के साथ में राउंड पे चली जाती हैं, यानी कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट आए हुए हैं उनको देखने चली जाती हैं कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, सभी पेशेंट ठीक ठाक है ना। और वो 11 बजे फिर से सेमिनार हॉल में वापस आ जाती हैं। करीब 11:05 पे डॉक्टर मधु अपने माँ को कॉल लगाती हैं और बोलती हैं कि हम सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं, हम लोग 4-5 लोग हैं और हम सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, आप भी खाना खा के ले लो और दवाई खाना मत भूलना। और ये बोल के वो फ़ोन रख देती हैं। सभी डॉक्टर लोग खाना खा लेते हैं और बाकी के जो डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मधु सेमिनार हॉल में रेस्ट करने के लिए लेट जाती हैं। वो यहीं पे एंट्री होती है एक खुखार दरिंदे की, जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था जो कि कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। और सिविक वॉलंटियर का काम रहता है इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई ऐसी सिचुएशन में बंगाल पुलिस की हेल्प करना, कोलकाता पुलिस की हेल्प करना। 9 अगस्त रात करीब 1 बजे संजय रॉय अपने एक फ्रेंड के साथ में बाइक पे घूमने निकल जाता है और वो घूमते घूमते पहुंच जाता है कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में। रेड लाइट एरिया में जाने के बाद संजय रॉय का फ्रेंड जो है वो अपनी हवस बुझाने के लिए चला जाता है अंदर, लेकिन संजय रॉय बाइक पे ही बैठकर उसका इंतजार करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड वापस आ जाता है और ये लोग थोड़ा देर और घूमते हैं और घूमने के बाद फिर से पहुंच जाते हैं एक दूसरे रेड लाइट एरिया में। इस बार भी संजय रॉय का फ्रेंड ही अंदर जाता है, बट संजय रॉय बाइक पे बैठकर उसका वेट कर रहा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है। रात करीब 2:30 बजे ये लोग फिर भी मार्केट को घूम ही रहे थे, कोलकाता मार्केट को घूम ही रहे थे और घूमते घूमते एक सुनसान जगह पे उनको एक लड़की दिखाई देती है। संजय रॉय को एक लड़की दिखाई देती है जो कि अकेली रहती है और अब संजय रॉय इसको छेड़ने लगता है और छेड़ते छेड़ते उससे उसके न्यूड फोटोज वगैरह मांगने लगता है। वो लड़की अपने आप को किसी तरीके से संजय रॉय से बचा लेती है और वहाँ से निकल जाती है। 9 अगस्त सुबह 3:42 पे संजय रॉय आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मेन गेट से एंट्री करता है बाइक पे और अभी वो बाइक पे अकेले ही रहता है, उसका फ्रेंड उसके साथ में नहीं रहता है और बाइक को गेट के पास ही पार्क कर देता है। वो सुबह 4:03 पे संजय रॉय सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और उसने एक टी शर्ट पहनी थी, एक जीन्स पहनी थी और वो कान में एक ब्लूटूथ नेक बैंड से गाने भी सुन रहा था। ये सारी चीज़ें जो थी वो सेमिनार हॉल के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। जब संजय रॉय सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक अकेली लड़की है और वो सो रही है, गहरी नींद में सो रही है। और ये देखते ही संजय रॉय के अंदर का जो हैवान है, जो दरिंदा है, वो जग जाता है और इसके बाद भाई वो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। इसको बता पाना, इसको एक्सप्लेन कर पाना कि वो डॉक्टर मधु के साथ में क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, आप समझ ही सकते हो कि वो कितना, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। और फिर करीब सुबह 4:32 पे वो उसी सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, लेकिन अब निकलते वक्त उसके गले से ब्लूटूथ नेकबैंड गायब था। सुबह करीब 10:53 पे डॉक्टर मधु के पेरेंट को हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से कॉल जाता है और उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी का तबीयत बहुत तेज़ी से ख़राब हो गया है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाइए। और इतना बोल के ही फ़ोन कट कर दिया जाता है। डॉक्टर मधु के पेरेंट हॉस्पिटल को फिर से कॉल करने लगते हैं डिटेल जानने के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, अभी हमने रात में ही तो बात किया था। लेकिन फिर से जब वो कॉल करते हैं तो हॉस्पिटल से कोई भी कॉल नहीं उठाता है और करीब 15 मिनट बाद फिर से हॉस्पिटल से कॉल आता है और अब बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाइए। डॉक्टर मधु के पेरेंट को अपने कानों पे ही यकीन नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि उन्होंने क्या सुना, जो सुना वो सच में सही है या नहीं। और वो तुरंत घर से बाहर निकल गए हॉस्पिटल के लिए। रास्ते में वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि काश कि उन्होंने जो सुना, जो उनको फ़ोन पे बताया गया, वो सारी बातें झूठ निकल जाए। काश कि कोई ऐसा बोल दे कि हम आपके साथ प्रैंक कर रहे थे, आपकी बेटी सही सलामत है। ये लोग करीब दोपहर 12 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कोई भी इनको ठीक से बता नहीं रहा है कि इनकी बेटी कहाँ पे है, किस हालत में है, कैसे क्या हुआ। कोई भी इनको ठीक से गाइड नहीं कर रहा है, हर कोई इधर उधर की बातें कर रहा है। 3.5 घंटे तक इनको इंतजार कराया जाता है और आखिरकार जब डॉक्टर मधु के पेरेंट ने अपनी बेटी को देखा तो उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अपनी बेटी को इस हालत में देखेंगे, जिसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, इतना सक्सेसफुल बनाया,
उसको कभी इस हालत में देखने की उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। डॉक्टर मधु के बॉडी का शायद ही कोई ऐसा पार्ट रहेगा जहाँ से ब्लड ना निकल रहा हो। उनकी आंखों में कांच के टुकड़े गड़े हुए थे, उनकी आंखों से खून निकल रहा था, उनके मुंह से खून निकल रहा था, और शायद ही बॉडी के कोई ऐसा पार्ट हो जो पूरा ब्लडी ना हो। इतना सब कुछ हो जाने के 14 घंटे बाद यानी कि करीब रात के 9 बजे के आसपास में कोलकाता पुलिस FIR लिखती है, और वो भी पेरेंट के कहने पे, डॉक्टर मधु के पिताजी के कहने पे FIR लिखी जाती है और जांच की सारी प्रक्रिया चालू कर देती है कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस की एक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आ जाती है और वो सारी निगरानी करने लगती है कहाँ पे क्या क्या हुआ है। उनको कई सारे प्रूफ मिलते हैं, लेकिन जो एक मेन प्रूफ रहता है वो रहता है एक ब्लूटूथ नेक बैंड। और फिर कोलकाता पुलिस CCTV चेक करती है और CCTV में करीब 4-5 लोग सस्पेक्ट दिखाई देते हैं जो कि सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। सेमिनार हॉल के मेन गेट पे जो कैमरा लगा था वो उसका जो एंगल था वो अलग था, वहाँ पे कुछ कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन 4-5 लोग ऐसे थे जो सेमिनार हॉल की तरफ गए और उन्हीं में से एक था संजय रॉय। उन सबको बुलाया गया। कोलकाता पुलिस सभी सस्पेक्ट्स को बुलाती है और इन सबसे पूछताछ करना चालू कर देती है। इनमें से कोई भी अपना गुनाह कबूल नहीं करता है, यहाँ तक कि संजय रॉय भी कोई भी गुनाह कबूल नहीं करता है। इन सबसे कोलकाता पुलिस पूछती है कि डॉक्टर मधु के बारे में आप जानते हो, इनके साथ ऐसा हुआ, किसी ने किया क्या? कोई भी इस बात को कबूल नहीं करता है। और फिर पुलिस इन सभी का फ़ोन ले लेती है और फ़ोन लेने के बाद इन सभी के फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर देती है और जो तलाशी करने पे जो नेक बैंड मिला था उसका भी ब्लूटूथ ऑन कर देती है। जैसे ही नेक बैंड का ब्लूटूथ ऑन होता है वैसे ये जो नेक बैंड है वो संजय रॉय के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है और इससे साफ साफ पता चल जाता है कि संजय रॉय ही ये सब कुछ कर रहा था या संजय रॉय का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और पुलिस तुरंत के तुरंत संजय रॉय को अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद संजय रॉय इस बात को कबूल कर लेता है कि उसी ने ही डॉक्टर के साथ सारी बर्बरता की है। आपको बता दूं कि बंगाल सरकार के नियम के हिसाब से कोई भी वो इंसान बंगाल पुलिस का वॉलंटियर नहीं बन सकता जिसका पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कोई भी किसी भी तरीके का क्राइम में शामिल हो, वो बंगाल पुलिस का वॉलंटियर नहीं बन सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो संजय रॉय है उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक ही नहीं किया गया था। संजय रॉय की 4 शादियां हो चुकी हैं, जिनमें से 3 बीबियां उसके गलत व्यवहार के कारण, उसके गलत आचरण के कारण उसको छोड़ के जा चुकी हैं और उसकी जो चौथी बीबी है उसका भी कुछ महीनों पहले ही डेथ हुआ है कैंसर के कारण। इसके साथ साथ संजय रॉय के गाँव वाले बताते हैं कि ये और भी कई अलग अलग तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है, जैसे कि रंगदारी करता है और ये कई लोगों से रिश्वत लेता है बंगाल पुलिस में भर्ती कराने के नाम पे और हफ्ता वसूली करता है और लोगों को धमकाता है कि वो खुद एक बंगाल पुलिस का ऑफिसर है और ऐसा करके कई लोगों को धमकाता है, मारपीट करता है। इसके यहाँ तक कि जो संजय रॉय की बाइक है उसके ऊपर उसने बंगाल पुलिस का ही स्टिकर लगा के रखा है। अगले ही दिन जहाँ पे डॉक्टर मधु की बॉडी को फर्स्ट टाइम देखा गया था यानी कि सेमिनार हॉल में, वहाँ से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे रेनोवेशन का काम चालू हो जाता है। इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग कर रहे थे। मीडिया भी इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उठा रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के करंट प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया था। और कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ कि बंगाल सरकार ने उसको सस्पेंड तो नहीं किया, उनको एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्ट पे ही ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया आपके प्रिंसिपल रहते हुए और फिर भी आपको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। इससे पता चला कि आप कितने पावरफुल रहेंगे या फिर आप कोई ऐसी बात जानते होंगे जो आपको बचा रही है। इस पूरे केस में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 13 अगस्त को, जब कोलकाता हाईकोर्ट बोलती है कि जो डॉक्टर मधु का केस है वो अब कोलकाता पुलिस नहीं हैंडल करेगी, वो अब CBI देखेगी और कोलकाता पुलिस सिर्फ CBI की हेल्प करेगी जांच में। और जैसे ही कोलकाता हाईकोर्ट ये आदेश देती है पूरी पश्चिम बंगाल सरकार हिल जाती है और 13 अगस्त के रात को ही हजारों की भीड़ जो है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है, लोगों को पीटने लगती है, पेशेंट को पीटने लगती है, डॉक्टर्स को पीटने लगती है। और ऐसा लग रहा था कि ये लोग आए हैं उनको किसी ने भेजा है कि आप जाओ और सारे सबूत मिटा दो, इतना तोड़फोड़ करो कि CBI आए। उससे पहले सब कुछ मिट चुका है, CBI को कुछ सबूत हाथ में लगे ही ना। दोस्तों, जो एक केस है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और रोज़ इसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा कि कब कैसे क्या क्या हुआ क्लियरिटी के साथ में। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर मधु को इंसाफ मिले और जिसने भी गलत किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।